हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण वर्मा। स्वागत करती हूँ आपका कैरियर प्लानिंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम करने वाले हैं विकास की अवस्थाएं। और विकास की अवस्थाओं में हम जानेंगे कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं, शैशवावस्था का कितना टाइम पीरियड है। उसके बाद हम करेंगे पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोर अवस्थाएं। हम अवस्थाओं के साथ साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे और उनका टाइम पीरियड क्या है, ये सब हम इस कक्षा में जानेंगे। तो आइए हम इस कक्षा में टाइम को ध्यान में रखकर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? सामान्यतः विकास की अवस्थाएं 4 मानी गई हैं। पहली अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था। दूसरी अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। और तीसरी अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। चौथी अवस्था है किशोर अवस्था। तो देखिए, शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 0 से लेकर यानी कि जन्म से लेकर 2 साल तक। और पूर्व बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है 2 साल से लेकर 6 साल तक। और उत्तर बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है 6 साल से लेकर 12 साल तक। किशोर अवस्था का टाइम पीरियड होता है 12 साल से लेकर 18 साल तक। तो जो शैशवावस्था है उसको हम इंग्लिश में क्या बोल लेंगे? इन्फेंसी स्टेज। साथ में ये भी ध्यान में रखना, इन्फेंसी स्टेज। और पूर्व बाल्यावस्था को हम बोलेंगे प्री चाइल्डहुड स्टेज। प्री चाइल्डहुड स्टेज। उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड स्टेज। और किशोर अवस्था को हम बोलेंगे एडोलिसेंस। क्या बोलेंगे? एडोलिसेंस स्टेज। तो देखिए, विकास की अवस्थाएं होती है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। तो शैशवावस्था का टाइम पीरियड होता है 0 से लेकर यानी कि जन्म से लेकर 2 साल तक। पूर्व बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है 2 साल से लेकर 6 साल तक। और उत्तर बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है 6 साल से लेकर 12 साल तक। किशोर अवस्था होती है 12 से लेकर 18 साल तक। इन्फेंसी स्टेज, प्री चाइल्डहुड स्टेज और लेटर चाइल्डहुड स्टेज। और हम करेंगे, बोलेंगे इसको एडोलिसेंस। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि कोई भी विशेषताएं दे दे कि ये किसकी विशेषताएं हैं, और जो स्टेजेस हैं वो 4 को मेंशन ना करके 3 को मेंशन करे, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो अगर तो ये उक्त स्थिति में पूर्व बाल्यावस्था है वो इसमें शामिल हो जाएगी। तो हम इसमें शामिल करेंगे शैशवावस्था में। शैशवावस्था का फिर कार्यकाल कितना हो जाएगा? 0 से लेकर 5 साल तक, यानी कि या फिर 5 से 0 से लेकर 6 साल तक। ठीक है। तो चलिए हम विशेषताएं करते हैं शैशवावस्था की। शैशवावस्था में जो बच्चा होता है 0 से लेकर 2 साल तक होता है, इसको इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। और इन्फेंसी जो शब्द है उसका मतलब होता है स्पीचलेस। स्पीचलेस। तो आपके जो क्वेश्चन है पेपर में क्या बनेगा, कैसे बनते हैं, जो शैशवावस्था की निम्नलिखित में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषताएं नहीं है? 3 अवस्थाएं दे देगा और जो एक जो ऑप्शन है वो अलग अवस्था का दे देगा, यानी कि एक जो है बाल्यावस्था का दे देगा। तो हमें उसमें से छांटना है कि कौन सी अवस्था शैशवावस्था की नहीं है, कौन सी विशेषता, सॉरी, कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है। तो शैशवावस्था की विशेषता में सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, इसमें आप इमेजिन कर सकते हो 0 से लेकर 2 साल का बच्चा। तो इसकी विशेषताएं हैं, इसमें बच्चे का जो है मानसिक विकास, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। मानसिक और
शारीरिक विकास में तीव्रता होगी। ठीक है। और क्या होएगा शैशवावस्था में, जो शैशवावस्था में जो सीखने की जो एबिलिटी होती है वो भी फास्ट होती है। अधिगम में तीव्रता, बच्चा जो है बैठे बैठे ही या फिर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो सीखता है। अधिगम में तीव्रता। तो देखिए शैशवावस्था में बच्चे में क्या होगा, शारीरिक और मानसिक विकास होगा। शारीरिक विकास कैसे, बच्चा छोटा सा है और 2 साल के बाद हम देखेंगे इतना बड़ा होगा, इतनी तेजी से इसमें शारीरिक विकास होता है कि मतलब इतना छोटा होता है और इतना बड़ा हो जाता है 2 साल के बाद। मानसिक विकास में तीव्रता और सीखने में तीव्रता। शैशवावस्था में बच्चा जो होता है वो पर निर्भरता होता है, उसमें क्या होती है, पर निर्भरता, यानी कि डिपेंडेंट होता है। और डिपेंडेंट के साथ साथ बच्चा जो है अपरिपक्व होता है। अपरिपक्व बच्चे में जो होता है इमेच्योरिटी होती है। हाँ, जो पर निर्भरता यानी कि डिपेंडेंट होता है बच्चा। बच्चा ये तो नहीं है कि खुद से उठ के अपने कपड़े पहन लेगा, खाना खा लेगा, नहीं। बच्चा तो आराम से अपने लेटा रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और अपरिपक्वता यानी कि इमेच्योर, बच्चा जो है, बच्चे का जो हाथ है और पैरों का विकास नहीं होता, इसमें बच्चे के जो फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता ताकि बच्चा खुद से अपनी एक्टिविटी कर सके। तो इसलिए बच्चा क्या होता है, अपरिपक्व होता है इस अवस्था में। और बच्चे में जो है सामाजिकता का अभाव होता है। सामाजिकता का अभाव और बच्चे में होता है नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव। देखिए सामाजिकता का अभाव और नैतिकता का अभाव। सामाजिकता में हम देखेंगे सामाजिकता क्या है और असामाजिक क्या है। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है सामाजिक और असामाजिक। और गैर सामाजिक। गैर सामाजिक। देखिए क्या होता है सामाजिक। सामाजिक मतलब बच्चा जो है, जो हम इस सोसाइटी में रहते हैं, जो इस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके वैल्यूज और उसके जो हम वैल्यूज हो गए, उसकी प्रथाएं, उसकी संस्कृति को हम ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि बाहर क्या होता है कि हेलो मॉम, हेलो डैड, तो हमारे इधर इंडिया में क्या करते हैं, राम राम, नमस्ते और पैर छूना। हमने इस संस्कृति को अपना लिया क्योंकि ये अपनी संस्कृति है। तो हमने क्या किया, सामाजिक मूल्य है उसको अपना लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया। तो समाज के अकॉर्डिंग तो जो हम मूल्य को अपना लेते हैं वो सामाजिक व्यवहार हो गया। ठीक है। और जो सामाजिक जो भी है सामाजिक व्यवहार हो गया। और असामाजिक क्या होता है, जिसमें जिसमें हमें अच्छे और बुरे का पता है कि ये काम सही है और ये काम गलत है, फिर भी हम गलत काम करते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर में आता है कुछ मंचलों ने सड़क पर चलती हुई लड़की को छेड़ा। तो समाज में असामाजिक तत्वों की क्रियाएं बढ़ने लगी। असामाजिक तत्वों की क्रियाएं बढ़ने लगी। तो असामाजिक यानी कि उन लड़कों को पता है कि हमारी बहन है, तो किसी के साथ ऐसे मिसबिहेव करना गलत बात है, उनको पता है, लेकिन उसको ये जानते हुए भी उन्होंने ऐसा किया, तो ये क्या है, असामाजिक। गैर सामाजिक में ये है, उसको कुछ नहीं पता, अच्छा भी नहीं पता और बुरा भी नहीं पता। ठीक है। तो सामाजिकता का अभाव, बच्चे में क्या होता है, सामाजिकता का अभाव, उसको अच्छा भी नहीं पता और बुरा भी नहीं पता। ऐसे ही नैतिकता का अभाव, यानी कि बच्चे को अच्छे और बुरे का पता ही नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसमें नैतिक नैतिक का मतलब बच्चे को पता है कि ये सही है और ये गलत है। और अनैतिक, अनैतिक में भी सेम वही है जैसे कि असामाजिक में किया था, कि उसको पता है कि ये सही है और ये गलत है, तो भी वो गलत कर रहा है, तो फिर ये क्या है, अनैतिक है। उसको, बच्चे को पता है कि चोरी करना गलत बात है
और सच बोलना सही बात है। तो बच्चा चोरी करता है तो वो कौन सा व्यवहार हो गया? अनैतिक व्यवहार हो गया, क्योंकि बच्चे को पता है कि अच्छा और बुरा, कि चोरी करना गलत बात है, तो भी उसने की ना, की तो फिर वो उसका व्यवहार कौन सा हो गया? अनैतिक व्यवहार हो गया। ठीक है। नैतिकता का अभाव। और जो कोहलबर्ग हैं और प्याजे हैं वो कहते हैं कि बच्चे में जो नैतिकता का विकास है वो 4 साल की स्टेज में होना शुरू होता है। 4 साल की स्टेज में होना शुरू होता है। उससे पहले बच्चा बच्चा जो जानेगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो उससे पहले जरूरी है ना कि बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि इस चीज का अस्तित्व भी इस समाज में है। बच्चा पहले देखेगा कि ये भी चीज होती है। अगर उसको पता चलेगा कि होती है, तभी तो उसके बाद वो उन दोनों में डिफरेंस करना सीखेगा कि ये क्या सही है और क्या गलत है। नैतिकता का अभाव। और बच्चा क्या होता है इस अवस्था में? स्वार्थी होता है, किसी की नहीं सुनता। अगर उसको प्यास लगी है तो वो रोएगा, अगर उसको अपनी मम्मी के पास जाना है तो भी रोएगा। तो बच्चा क्या होता है? स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है इस अवस्था में। और इस अवस्था में बच्चे में जो है मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार पाया जाता है। मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार पाया जाता है। और इसमें बच्चा जो है इगोसेंट्रिक होता है, अहम केंद्रवाद। अहम केंद्रवाद। और बच्चे में जो कामुकता की प्रवृत्ति है वो इसमें तीव्र होती है, इस स्टेज में, शैशवावस्था में। कामुकता में तीव्रता, यानी कि जो सेक्सुअलिटी होती है वो इंटेंस होती है, जैसा कि हमने किया था फ्राइड की थ्योरी में। मनोलैंगिक विकास में, जो पहली अवस्था है, मुख्य अवस्था 0 से लेकर 2 साल की होती है, तो शैशवावस्था की है, उसमें बच्चे में जो कामुकता होती है वो तीव्र होती है। तो देखिए, हमने शैशवावस्था की ये विशेषताएं देखी है। पेपर में आएगा कि कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है। अधिगम में तीव्रता दे देगा, पर निर्भरता दे देगा, और सामाजिकता का अभाव दे देगा। 3 ये दे देगा और एक दे देगा प्ले स्टेज। तो कौन सी नहीं है? प्ले स्टेज नहीं है, खेलने की अवस्था नहीं है। तो इसमें बच्चा जो है, उस बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है। अधिगम में तीव्रता होती है बच्चे में। पर निर्भरता, यानी कि दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। अपरिपक्वता, बच्चे में इमेच्योरिटी होती है, कि बच्चे के जो हाथ और पैर इतने में परिपक्वता नहीं आती कि जिससे वो उठ के भाग सके या अपना काम खुद कर सके। सामाजिकता का अभाव होता है बच्चे में। बच्चे को नहीं पता है, अगर उसकी मम्मी आई है या फिर उसकी बुआ आई है, उसको नहीं पता कि क्या करना है। उसको भूख लगी है तो वो रोएगा, अगर उसको अपनी मम्मी के पास जाना है तो भी रोएगा। नैतिकता का अभाव और सामाजिकता, समाज में रहकर बच्चा पहले चीजों को देखता है, उसके अंदर उसके सामने जो व्यवहार करते हैं उसके मम्मी पापा, घर में रहकर वो सीखता है। ऐसे ही नैतिकता, बच्चा जो घर में रहकर सीखना स्टार्ट करेगा बाद में। ठीक है। तो 0 से 2 साल तक बच्चा छोटा होता है, उसमें नैतिकता का अभाव भी होता है। और बच्चे को भूख लगी है तो रोएगा, प्यास लगी है तो भी रोएगा, अगर उसको डर लगेगा तो एकदम से वो पीछे हो जाएगा। तो बच्चे में क्या है? मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार भी पाया जाता है, और बच्चे में कामुकता में तीव्रता होती है, और शैशवावस्था में स्वार्थी होता है बच्चा, और अहम केंद्रवाद होता है बच्चे में। तो ये थी शैशवावस्था की विशेषताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम करेंगे पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, इसमें नाम है, 2-3 नाम है, नाम से स्पष्ट है कौन सी अवस्था होती है। और ये जो अवस्था है 2 साल से लेकर 6 साल तक होती है, जिसमें बच्चा अभी स्कूल में नहीं जाने लग गया, बस घर घर पे खेलता है। पूर्व बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड जो होती है 2 साल से लेकर 6 साल तक। पूर्व बाल्यावस्था, इसमें बच्चा खिलौने से खेलता है, तो इस अवस्था को बोलते हैं टॉय एज। और क्या बोलेंगे? खिलौनों से खेलता है तो बोलेंगे टॉय एज। स्कूल में जाने से पहले की अवस्था होती है, तो इसको बोलेंगे प्री स्कूल एज। प्री स्कूल
एज। और बच्चा घर पे ही रहेगा, स्कूल में नहीं जाएगा तो अकेला खेलेगा, अकेला खेलेगा तो इसको कहेंगे प्री गैंग एज। प्री प्री गैंग एज, ठीक है। और जो ये है पूर्व बाल्यावस्था, वो अध्यापक की दृष्टि से तैयारी की अवस्था होती है। टीचर सोचेगा कि बच्चा भी घर पे रहकर स्कूल के लिए तैयारी कर रहा है, बच्चे करते भी हैं, छोटे बच्चे, कि मम्मी मैं स्कूल जाऊंगा, उसके लिए बैग लेके आते हैं छोटा, घर में बैग को ले ले घूमता रहता है। तो टीचर के नजरिए से कौन सी अवस्था है? तैयारी की अवस्था। तैयारी की अवस्था यानी कि प्रीपरेटरी एज। प्रीपरेटरी एज। और माता पिता के लिए ये कौन सी अवस्था है? समस्या अवस्था। समस्या अवस्था। इंग्लिश में इसका नाम भी ध्यान रखना, प्रॉब्लमेटिक एज। माता पिता के दृष्टिकोण से ये कौन सी अवस्था है? समस्या अवस्था। कि बच्चे को कहेंगे खाना खा ले, वो कहीं कभी इधर से भागेगा, उधर भाग गया, उधर भाग गया, उसको पकड़ के लाएं, परेशान करके रखता है, कभी दीवारों पे लिख लकोड़े लिख दिए, या फिर कोई आया है उसको बोल दिया कि हमारे घर क्या करने आया है। समस्या अवस्था। और ये कौन सी अवस्था है? अनुकरण की अवस्था। बच्चा जो है अपने घर में अनुकरण करके सीखेगा। एक एड में दिखाया था, उसके पापा के दोस्त आए थे, उस बच्चे को बोला कि चल बेटा, पापा की एक्टिंग करके दिखाया। तो उसने दिखाई कि पापा ऑफिस जाते हैं, ऐसे ऐसे करके ऑफिस जाते हैं, तो पापा जो ऐसे ऐसे करके गाड़ी चलाते हैं। सभी खुश हो गए, भाई बच्चा तो पापा की एक्टिंग कर रहा है। तो ऐसे फिर उसने क्या किया, उसने कपड़े निकाल के धोने स्टार्ट कर दिए। तो बोले ये क्या कर रहा है भाई? उसने तो समस्या अवस्था कर दी अपने पापा के दोस्तों के सामने। तो ये क्या है? अनुकरण की अवस्था। बच्चा जो है अनुकरण करके ही सीखेगा। माता पिता के दृष्टिकोण से ये कौन सी अवस्था है? ये समस्या अवस्था। माता पिता के दृष्टिकोण से ये है। और बच्चा जो है अकेला, प्ले एज, ठीक है, अकेला खेलता है गेम को, और ज्यादा देर तक नहीं खेलता, अकेला खेलता है। और ये अन्वेषण, ये अवस्था है जो फ्राइड के, नहीं, जो एरिक्सन ने दी थी, थर्ड अवस्था, पहल बनाम दोस्त, वही अवस्था है ये। बच्चा जो है पहल करता है, यानी कि इनिशिएटिव। इनिशिएटिव कौन सी अवस्था है? ये थी 3 से 6 साल तक, जो एरिक एरिक्सन ने दी थी। पहल करता है बच्चा। बच्चा जो है कोई काम है उसमें देखेगा, अन्वेषण करेगा, इसमें क्या है, बच्चे में जिज्ञासा होती है, अन्वेषण करता है, अन्वेषण करता है, और बच्चे में जिज्ञासा होती है। अगर जिज्ञासा होगी तो बच्चा उठ पटांग से क्वेश्चन पूछेगा, मम्मी ये क्या है, ओलंपिक क्या होते हैं, अगर ये पूछ लिया तो हम भी ये सोचेंगे कि क्या समझाएं, गेम होते हैं, ये बोल दिया तो बच्चा बोलेगा कि मम्मी ये मैं गेम कर रहा हूँ, तो ये भी ओलंपिक है, तो हम कह देते हैं हाँ है ओलंपिक। फिर कैसे समझाएंगे? बच्चा जो है इमेज के थ्रू सीखता है इसमें। अन्वेषण करेगा, जिज्ञासा करेगा, और जिज्ञासा करेगा तो बच्चा क्या है, प्रश्न पूछेगा, क्या, क्यों, कब, कैसे। अनुकरण हो गया, बच्चा अकेला खेलेगा, और क्या करेगा इसमें बच्चा? हाँ, इसमें बच्चा कहना नहीं मानेगा। बच्चा जो है किसी की नहीं सुनता, कभी इधर भाग गया, उधर भाग गया, कहना नहीं मानेगा। तो देखिए पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं ये हैं। पूर्व बाल्यावस्था 2 साल से लेकर 6 साल तक होती है। इसको टॉय एज कहते हैं, क्योंकि बच्चा जो है खिलौनों से खेलता है। और स्कूल जाने से पहले की अवस्था होती है प्री स्कूल एज। प्री गैंग एज, बच्चा अकेला खेलता है। गैंग तो उसकी स्कूल में बनती है, टोली एज, समूह एज, वो तो स्कूल में बनेगी। स्कूल में जाने से पहले वो बच्चा अकेला खेलता है, तो इसे प्री गैंग एज कहेंगे। और बच्चा किसी का कहना नहीं मानता इस अवस्था में टीचर के दृष्टिकोण से ये तैयारी की अवस्था होती है, और माता पिता के दृष्टिकोण से ये समस्या की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो अनुकरण करता है, और बच्चा जो है कोई भी काम है उसकी पहल करता है। अगर उसको पहल करने दिया जाए और
पेरेंट्स है उसको मोटिवेट करेंगे, तो उस बच्चे में पर्पज का गुण विकसित होगा, कि उसमें ये होगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, आगे जाके भी वो फिर अपने उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर उसको पहल ना की जाए, करने नहीं दी जाए, तो फिर बच्चा जो है वो करेगा, बच्चे में दोष आ जाएगा, तो बच्चा जो है अकेला रहता है, समूह में नहीं खेलता, तो बच्चा जो है अन्वेषण करता है, कोई अगर मेले में चले गए तो वो बिरच गया, रोने लग गया, तो बच्चा किसी का कहना को उसने खिलौना चाहिए तो चाहिए, अन्वेषण करता है, और जो खिलौना लेके आया उसको भी ज्यादा देर तक नहीं खेलता, तो उसमें से आवाज आ रही है गाड़ी में से, तो उसको पटक पटक के खोल के देखेगा कि इसमें से किसकी आवाज आ रही है, तो बच्चे में क्या है, जिज्ञासा आई, तो उसने क्या किया, अन्वेषण कर दिया, उसका खोल दिया और प्रश्न किया कि मम्मा इसके अंदर क्या है और ये क्यों लगाया है। तो ये है पूर्व बाल्यावस्था की अवस्थाएं, विशेषताएं, सॉरी। तो आगे हम करेंगे उत्तर बाल्यावस्था। मार करके भी शाही थोड़ी कम हो गई। उत्तर बाल्यावस्था, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, स्कूल में जाने लग गया। उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। बच्चे की जो अवधि है इसमें 6 साल से लेकर 12 साल तक होती है। इसको बोलेंगे शुद्ध अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। ये क्यों बोलेंगे, जो बच्चा है वैसे दिखाएगा, अपने आप कपड़े पहनेगा, अपने आप सारे काम करने लग जाएगा, तो ये दिखाएगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ। लेकिन अब जो बात है, हम जैसे सोचते हैं वैसे पहले जो बच्चा है वैसे नहीं सोच सकता, तो इसको हम बोलेंगे मिथ्या परिपक्वता यानी कि शुडो मैच्योरिटी। ये किसने बोला था, ये रोस मनोवैज्ञानिक ने बोला था। बच्चा जो है उत्तर बाल्यावस्था में मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है, और अब बच्चा स्कूल जाने लग गया तो ये है स्कूल एज। स्कूल के बाद बच्चा जो है टोली में खेलेगा, समूह में खेलेगा, तो उसको क्या कहेंगे, गैंग एज। अब बच्चा बड़ा हो गया, गैंग में खेलेगा और समूह बना के खेलेगा, तो इसको बोलेंगे प्ले एज। प्ले एज यानी कि खेल की अवस्था। खेल की अवस्था तो एक वाइगोत्स्की जो मनोवैज्ञानिक है उसने क्या कहा था कि खेल क्या होते हैं। खेल की दो अवस्थाएं बताई थी उसने अपनी बुक में, जो कि समूह में खेला जाए और जिसके अपने नियम हो। इस अवस्था में बच्चा जो है वो समूह में खेलेगा, गैंगेज, तो बच्चा अपने नियम बनाता है, जैसे कि बैडमिंटन खेलेगा तो बोलेगा कि चिड़ी इस साइड गिर गई तो आउट, और इस साइड गिर गई तो फिर उसकी अगली बारी भी नहीं आएगी। जैसे कि वो बैट बॉल खेलेगा तो बच्चा बोलेगा इस नाली को पार गई तो तू आउट, अगर उस नाली का उस दीवार का थप्पड़ लग गया तो 4 रन, और उसको घर ना चली गई तो फिर उसने लेके आनी पड़ेगी और अगली बारी भी उसने को नहीं मिला। तो ऐसे ऐसे बच्चा जो है नियम रूल बनाने लगता है गेम की अपने, और उन नियम को आ, ईमानदारी से फॉलो करता है। ठीक है। और उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा जो है निरुद्देश्य घूमता है, उसमें बच्चे में घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश्य, जैसे हम बचपन में करते थे, निरुद्देश्य घूमते रहते थे, जैसे कि टायर चलाते चलाते पूरे गांव में चक्कर मार लिए और चप्पल से काट के टायर बना लिए। हमने तो ऐसे किया है भाई, निरुद्देश्य घूमते रहते हैं इस अवस्था में। कौन सी अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। इस अवस्था को माता पिता की दृष्टि से उत्पादी अवस्था भी कहा गया है। उत्पादी उत्पाती अवस्था, सॉरी, उत्पाती अवस्था। इंग्लिश में इस टर्म को याद रखना, ट्रबल सम एज, ट्रबल सम
ट्रबलसम एज, इसमें बच्चा क्या है, अपने दोस्तों के लिए मारा होगा, लूटा होगा, झगड़ा होगा, तो दूसरों के लिए खतरे मोल लेता है अपने ग्रुप के लिए। ठीक है, तो इसको कहेंगे उत्पादी अवस्था। इस अवस्था को गंदी अवस्था भी बोला गया है। कितने भी चला जाओगा, लड़ा होगा, झगड़ा होगा, और कपड़े जो है मैल लेकर आया होगा बिल्कुल, तो इसीलिए इसको गंदी अवस्था यानी कि डर्टी एज, डर्टी एज भी बोला है इसको। इसको कामुकता की दृष्टि से सुप्त अवस्था भी बोला है, क्योंकि इसमें जो सेक्सुअलिटी होती है वो सुप्त होती है। सुप्त अवस्था, सुप्तावस्था। और जो मनोवैज्ञानिक हैं इस अवस्था को नाजुक अवस्था भी कहते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा, क्योंकि बच्चा जो है इसमें परिश्रम बनाम हिंसा, परिश्रम करेगा। नाजुकता की अवस्था, नाजुक अवस्था कौन से दृष्टिकोण से? उपलब्धि अभिप्रेरण, उपलब्धि अभिप्रेरणा की वजह से इसको नाजुक अवस्था का है, क्योंकि इस अवस्था में जो एरिक एरिक्सन ने बोला था कि ये जो अवस्था है वो परिश्रम बनाम हिंसा की अवस्था है। परिश्रम बनाम हिंसा की अवस्था है, तो उसमें बच्चा जो है परिश्रम करेगा, स्कूल में जाएगा तो स्कूल में अगर टीचर ने बोला कि आता है ABCD, तो बोलेगा इसके बाद क्या आएगा, तो बच्चे हाथ उठाएंगे, ई आता है मैडम, तो उसको शाबाशी देगा टीचर, तो शाबाशी देगा तो वो कहोगा वाह भाई वाह, मन तो आवे, तो मैं तो और भी कर सकूँ। बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। इसमें बच्चा जो परिश्रम करेगा, परिश्रम में उसको शाबाशी मिलेगी या फिर उसके काम को बढ़ावा देंगे, तो उसमें जो है सामर्थ्य का विकास होगा, उसे कॉम्पिटेंस का विकास होगा। अगर उसको दबा दिया जाएगा तो उसमें बच्चे में हीन भावना आ जाएगी, तो आगे वो कोई भी काम करने से पहले इतना अपना एफर्ट्स नहीं लगाएगा, फिर वो फॉर्मेलिटी करेगा। तो नाजुकता की अवस्था क्यों बोला गया इसको? क्योंकि जो उपलब्धि विप्रेरणा की दृष्टि से इसको नाजुकता की अवस्था बोला है, क्योंकि बच्चा इसमें पहल करता है, यानी कि सॉरी परिश्रम करता है। ठीक है, तो इसमें जो है संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है इस अवस्था में। संग्रहण यानी कि कलेक्शन, कि बालक जो है, लड़के हैं जो ताश के पत्ते इकट्ठे कर लेंगे, कंचे इकट्ठे करेंगे, और लड़कियां जो है गिट्टे इकट्ठे करेंगे, गुड़ियों के जो कपड़े हैं उसको सिलने लग जाएंगे। तो इस अवस्था में जो है बच्चे संग्रहण करते हैं। उत्तर बाल्य अवस्था में मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, क्योंकि इसमें बच्चा मैच्योर नहीं होता लेकिन खुद को मैच्योर दिखाता है। रोज के अकॉर्डिंग ये बच्चा स्कूल में जाने लग जाएगा तो स्कूल एज, तो बच्चा जो है समूह में रहेगा। समूह भी कैसा? समलैंगिक ग्रुप। समलैंगिक ग्रुप का मतलब है कि लड़के जो है लड़की जो है लड़की को दोस्त बनाएगी, और लड़के जो है लड़के को दोस्त बनाएंगे। तो जो ग्रुप होता है बच्चे का वो गैंग एज होती है। तो प्ले एज, बच्चा खेलेगा समूह में खेलेगा, और समूह में खेलेगा तो अपने नियम बनाएगा। निरुद्देश्य घूमेगा बच्चा, कि टायर लेके पूरी गली में चक्कर लगा लिया, पूरे गांव में घूम लिया। एक गाड़ी बनाते थे छोटे थे तब हम भी, जैसे चप्पल को काट के उसमें से टायर ले लिए, 2 टायर होते थे, और जो सरकंडे की एक लकड़ी होती थी उसको पकड़ के गाड़ी चलाते थे। तो निरुद्देश्य घूमेगा। संग्रहण की प्रवृत्ति, बालिकाएं क्या करेंगी, वो कंचे इकट्ठे कर लेती हैं, और जो गुड़िया के खिलौने हो गए, गुड़िया के कपड़े हो गए, और गिट्टे जो चर भर के लिए इमली के दाने, और फिर छोटे छोटे गिट्टे हो हैं, ये थोड़ी थोड़ी बजरी टाइप के। तो लड़के क्या करते हैं, बॉयज ये करते हैं कि कंचे इकट्ठे कर लिए, और ताश के वो माचिस के जो कार्ड हैं वो इकट्ठे कर लिए। तो उत्पाती की अवस्था, क्योंकि बच्चा इसमें उलाना लेके आ जाएगा, किसी ने भी पीटा होगा, किसी ने भी ठोका होगा, और आते के होगा इसने मेरा दोस्त यूं कही थी, तब इसने मैंने ठोक दिया। उत्पादी की अवस्था, इसमें बच्चा जो है गंदे कपड़े करके अपना गंदा सुगला सारा होगा, खेल आया कूद आया, तो ये क्या है, गंदी अवस्था। सुप्त अवस्था यानी कि ये काम, इसके अंदर काम की जो प्रवृत्ति है वो सुप्त हो जाती है। इसको लेटेंट, लेटेंट एज भी बोलते हैं। लेटेंट यानी कि सुप्त अवस्था। तो नाजुकता की अवस्था उपलब्धि अभिप्रेरणा की वजह से इसको नाजुकता की अवस्था कहेंगे। तो नेक्स्ट है, सॉरी 3rd नंबर का था वो, उत्तर बाल्य अवस्था। डस्टर कहाँ गया, मार्कर भी चेंज करना पड़ेगा।
अब करेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था को किलपैट्रिक महोदय ने बोला है कि किशोरावस्था जो है वो तनाव, संघर्ष, विद्रोह की अवस्था है। और इसमें बच्चे में जो है हीरो की भावना आ जाती है। इस अवस्था को आदर्श काल भी बोलते हैं। किशोरावस्था। एडोलिसेंस। तो जो ये अवस्था है एडोलिसेंस, एक बार मैं मार्क कर ले हूँ। मैंने कहाँ रख दिया मार्कर। एडोलिसेंस जो होती है उसका टाइम पीरियड होता है 12 साल से लेकर 18 साल तक। इस अवस्था को वह संधिकाल बोला गया है। वह संधिकाल। वह संधिकाल का टाइम पीरियड होता है 12 साल से लेकर 14 साल तक। 12 साल से लेकर 14 साल तक, क्योंकि इसमें बच्चे के अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं एकदम से पुबर्टी स्टेज में। और किशोरावस्था को क्या बोला है किलपैट्रिक ने? संघर्ष, तनाव और विद्रोह की अवस्था। एक बार लिख लेते हैं, इसकी 2-4 विशेषताएं और हैं, फिर समझेंगे आराम से, ठीक है। और किशोरावस्था में बच्चा जो है रोल मॉडल करता है, किसी को भी रोल मॉडल मान लेगा। और इस अवस्था में जो बच्चा है वो इमेजिनरी ऑडियंस समझता है। इमेजिनरी ऑडियंस। और एक टर्म है पर्सनल फैबल, व्यक्तिगत दंत कथा। पर्सनल फेबल। और इसमें बच्चे में अहम केंद्रवाद भी होता है इस अवस्था में। एक तो हमने देखा था अहम केंद्रवाद शैशवावस्था में, और एक इसमें होता है किशोरावस्था में अहम केंद्रवाद। और इसको आदर्श काल की अवस्था भी बोला गया है। बिल्कुल ही चलना बंद हो गया ये तो। आदर्श आदर्श काल। देखिए सभी विशेषताओं को समझेंगे अब। किशोरावस्था के अंदर ये विशेषताएं होती हैं। किशोरावस्था का टाइम पीरियड होता है 12 साल से लेकर 18 साल तक। इसको वह संधिकाल बोल रहा है क्योंकि इसमें बच्चे में जो है एकदम से चेंजेस आते हैं। जैसे लड़कों की आवाज भारी हो जाना, लड़कियों की आवाज सुरीली हो जाना। और संघर्ष, तनाव और विद्रोह की अवस्था है। इसमें बच्चा जो है +2 करने के बाद बोलेंगे उसको कि वो कंफ्यूजन में रहता है कि मैं ये करूं कि मैं आर्ट लूं या साइंस लूं। साइंस लेने के बाद फिर मैं डॉक्टर बनूंगा या फिर इंजीनियर बनूंगा, मेरा किस में इंटरेस्ट है। और बच्चे में इस बात को लेकर तनाव रहता है। संघर्ष तो वो करता है कि मैं क्या लूं क्या ना लूं। और तनाव इस बात, क्योंकि बच्चे में उस टाइम पर फिजिकल चेंजेस एकदम से होते हैं, तो बच्चे को समझ नहीं आता। बच्चों को लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, तो वो तनाव में रहता है। और विद्रोह की भावना रहती है बच्चे में। बच्चे की भावना को दबा देते हैं कि जैसे कि इसमें बच्चा छोटे बच्चों के अंदर बैठेगा तो बोलेंगे कि हाँ इतना छोटे बच्चों में बैठा है, देखियो बड़े को शर्म नहीं आती, इतना बड़ा हो गया छोटे बच्चों में बैठा है। और बड़ों के बीच में जाके बैठ जाएगा तो बड़े बोलेंगे कि छोटा बालक है तू, फिर साइड में हो जा, कि बड़ों के बीच में बैठा है, तेरे को शर्म नहीं आती। तो ये बच्चे को समझ नहीं आता कि मैं हूँ क्या, छोटा हूँ या फिर बड़ा हूँ।
तो जो पहचान बनाम संभ्रांति, एरिक्सन ने जो थ्योरी दी थी 5वीं पहचान बनाम संभ्रांति, उसमें किया था कि बच्चा जो है अपनी पहचान करता है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है और मुझे जो है कौन सी फील्ड में जाना है। और बच्चा जो है किसी को भी रोल मॉडल मान लेगा, जैसे कि शक्तिमान को मान लिया, जैसे कि भगत सिंह को मान लिया, महात्मा गांधी को मान लिया, सुभाष चंद्र को मान लिया और कलाम को मान लिया। और कलाम को मान लेगा तो कलाम की तरह ऐसे बाल कर लेगा, बीच में से मांग फाड़ के ऐसे, तो उसी की तरह ट्रीट करने लगता है कि मैं कलाम के विचारों पर ही चलूंगा। तो कलाम के देश के लिए वो कर देंगे रंग दे बसंती चोला, और देश के लिए कुछ भी करने, भगत सिंह की बातें पढ़ेंगे तो उसमें जोश रहेगा, देशभक्ति की भावना आएगी, तो इसीलिए इसको क्या कहा है, आदर्श काल कहा गया है। इमेजिनरी ऑडियंस यानी कि इसको बोलेंगे काल्पनिक श्रोता। बच्चा क्या करता है कि ये सोचता है कि सभी मुझे ही देख रहे हैं, काल्पनिक कर लेता, कल्पना कर लेता कि सभी मुझे ही देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर शैशवावस्था नहीं, किशोरावस्था में बच्चे के घुमड़ी हो जाए या फिर कोई फुंसी हो जाए तो सोचेगा कि मैं हे राम जी किस तरह बाहर निकलूं। बालक या बालिका सोचते हैं कि आज तो मेरी पार्टी भी है, आज ही काम होना था, तो मैं सारे मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मैं तो जमा ही सुगला लागू हूँ। तो इमेजरी ऑडियंस, इसमें बच्चा जो है खुद से ही क्या कर लेता है, इमेज कर लेता है, मतलब कि खुद से ही इमेजिनेशन बना लेता है कि और मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और पर्सनल फेबल, जैसे बच्चा सोचता है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, यानी कि व्यक्तिगत दंत कथा। बच्चा सोचता है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, तो ये सोचता है कि मेरी लाइफ में अगर मैं कौन से क्या की तैयारी करूँ, एसटेट की तैयारी करूँ, केवीएस की तैयारी करूँ या सीटेट की करूँ, ऊपर से सीईटी आ गया उसकी तैयारी करूँ या फिर हरियाणा पुलिस की तैयारी करूँ। तो बच्चे के अंदर ये आता है कि मैं क्या करूँ, पहले से ही कंफ्यूजन है, फिर उसको घर वाले और बोल देते हैं एक दो बातें और, तो वो उसको लगता है कि मुझे तो कोई नहीं समझ सकता, जितने भी दुखों के पहाड़ है वो मेरे ऊपर ही गिरे हैं। तो अहम केंद्रवाद होता है बच्चे को, बच्चा को लगता है कि सारी दुनिया गलत है, मेरे विचार सही है बस। और इसको आदर्श काल का काल भी कहा गया है, आदर्शों का काल। और किशोरावस्था में परिकल्पित निगमनात्मक थिंकिंग का भी विकास होता है। परिकल्पित परिकल्पित निगमनात्मक सोच का विकास होता है। इसका मतलब है कि बच्चा जो है अपने आप में एक निष्कर्ष को देख लेता है, निष्कर्ष को धारण कर लेता है, फिर उसको रियल लाइफ में अप्लाई करता है। ठीक है, जैसे कि फिल्मों में देख लिया, हाँ, कि करप्शन खत्म करना है, तो उसको उसने देख लिया, वो उससे प्रभावित हो गया, यानी कि वो उससे इंस्पायर हो गया। तो इंस्पायर होने के बाद वो सोचेगा कि मन में भी अपने ही देश में करप्शन खत्म करना है। लेकिन ये जेन्युइन सी बात है, सभी जगह से करप्शन खत्म नहीं किया जा सकता, इतना आसान नहीं है ये और पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अपने लेवल पे तो काम कर सकते हैं। तो बच्चा करता है कि सोचता है कि अगर फिल्मों में करप्शन खत्म हो गया तो रियल लाइफ में खत्म हो जाएगा। तो ये इसकी विशेषताएं हैं किशोरावस्था की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी जो विकास की अवस्थाएं हैं वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।